ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7 विषय विज्ञान। हमारा आज का पाठ है प्राणियों में पोषण। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पहले चैप्टर में पादपों में पोषण, यानी पौधे किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उनके लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो इसी तरीके से प्राणियों में पोषण हमारा आज का है। तो सबसे पहले हम तो पोषण का अर्थ समझ लेते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण शब्द का अर्थ जो है वो पोषक तत्वों का हमारे भोजन के द्वारा आहार के रूप में ग्रहण करना, जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए काफ़ी सहायक होता है, उसे हम पोषण कहते हैं। और पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व वो है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिन्हें हम पोषण पाने के लिए ग्रहण करते हैं, वो पोषक तत्व हुआ। तो आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि पोषण और पोषक तत्व दोनों में अंतर है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास जो होता है उसके लिए जो भी सहायक तत्व होते हैं वो पोषण कहलाता है, और जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी चीज़ें हम खाते हैं, हम पोषण पाने के लिए जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग अब पाठ शुरू करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी यानी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम लोग पिछले पाठ में पढ़े थे कि हर एक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मनुष्य जो है, हर एक प्राणी जो है वो वनस्पति पर आधारित होता है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो सीधे ही वनस्पति पौधे का भक्षण करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी प्राणी कहते हैं। कुछ होते हैं कि सीधे से पौधे का भक्षण नहीं करते, लेकिन पौधे खाने वाले जंतुओं का वो भक्षण करते हैं, तो वो मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। यानी कि मानव जीवन सहित सभी जीवों की वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाने की आवश्यकता सभी को होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता है। आहार के अंतःग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य यानी भोजन के अन्य घटक हैं, स्मरण कर उसके नाम लिखिए। संघटक में आप लोगों ने पढ़ा था जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब हैं, तो उसके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ जटिल संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इस रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, जिस तरीके से हम अगर गेहूँ डायरेक्ट खा लें तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगा, वो हमारा शरीर के अंदर का पाचन क्रिया जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हम लोग जटिल पदार्थ, गेहूँ एक जटिल पदार्थ है, उसको हम लोग बदलते हैं। तो पहले उसको गेहूँ को हम लोग पिसाते हैं आटा के रूप में, फिर आटे को भी हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते हैं, आटे में पानी मिलाकर गूँथ करके उसकी रोटी पकाकर खाते हैं, जो कि हमारे शरीर को पचाने में सरलता होती है। इस तरीके से एक जटिल पदार्थ, यहाँ पे मान लीजिए जटिल पदार्थ में यहाँ पे गेहूँ ले ली है, तो उसको सरल पदार्थ बनाने के लिए बीच में यहाँ पे प्रक्रम जो चला वो क्या हुआ, गेहूँ का आटा बना, आटे से फिर रोटी बनी और वो एक सरल पदार्थ के रूप में बन गया और हमारे शरीर के पचाने में आवश्यक हो गया। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको कि हम सीधा सीधा ना खाकर करके उनको थोड़ा तोड़ कर उनका विखंडन करके हम लोग उसको खाते हैं ताकि हमारे पाचन में सहायक हो। तो इस तरीके का जो प्रक्रम चलता है उसको पाचन कहते हैं। खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ, यानी हम भोजन जो लेते हैं वो किस विधि से लेते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं यानी रस चूसते हैं।
मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीता है। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसका भक्षण करते हैं। यानी कोई दूध पी करके, कोई चूस करके, मकरंद रस चूस करके, या कोई समूचा निगल करके, हर सबके खाने का अलग अलग प्रकार का तरीका होता है। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, आपने अपने प्रेक्षण 2.1 में लिखिए। यानी यहाँ पर जैसे दिया घोंघा, आहार का प्रकार किस तरीके से लेता है, आहार की विधि उसका क्या है। जैसे आहार के प्रकार में उसका मिट्टी होता है और लेने का तरीका क्या है, तो वो उसको अपने सूंड के द्वारा लेता है। चींटी किस तरीके से, चील, तो इस तरीके से ये सारणी में आपको लिखना है। यानी इसमें आहार की विधि में आपको बताना है कि छील कर खाते हैं, कि चबा कर, कि काट कर, कि पकड़ कर, कि निगल कर। इस तरीके से आपको यहाँ पे आहार की विधि बतानी है। अब आगे 2.2 मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, पांचवा बृहदांत यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, और छठा मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है। पाचन रस जटिल पदार्थों को उसके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एक समृद्ध ग्रंथियां मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारे शरीर में 3 प्रकार के तंत्र होते हैं, जिसमें कि आप पाचन तंत्र के बारे में आज पढ़ रहे हो। उसके साथ साथ में श्वसन तंत्र और रुधिर तंत्र भी होता है। तो हमारे पाचन तंत्र में जो सहायक अंग है, यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो पाचन तंत्र के सहायक अंग ये सारे होते हैं, जो कि सबसे पहले शुरुआत मुख गुहिका से होता है। मुख गुहिका से होते हुए मुख गुहिका के नीचे यहाँ पे लाला ग्रंथि, जिससे कि हमारे लार निकलते हैं जो भोजन को चबाने में हमारी मदद करते हैं, और गले तक निकल के ग्राशिका यानी कि ये गए हमारे नली से होता हुआ भोजन हमारे आमाशय में आता है। तो ये आमाशय यहाँ पे है हमारा अग्नाशय, यहाँ पे पित्ताशय, यकृत, क्षुद्रांत ये छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में आता है, और उसके बाद हमारा भोजन मलाशय और गुदा के द्वारा निष्कासित होता है। तो इस क्रिया में हर एक ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के पाचन रस निकलते हैं, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। यानी कि लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय पाचक रस, यहाँ से पाचक रस निकलता है। ये पाचक रस क्या करते हैं, हमारे जो खाए हुए हमारे द्वारा जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल रूप में बदलने का कार्य करते हैं। और आहार नाल और संबंध ग्रंथियाँ जितनी हैं वो मिलकर के सब क्या कहलाती हैं, पाचन तंत्र। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, और ये भोजन को मुंह के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उससे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट से धंसा होता है। चित्र 2.3 हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उसके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, चवर्णक यानी चबाने का काम करता है। अग्र चवर्णक यानी आगे के चबाने वाला, तो आप लोग अपने दांतों में देखेगा, ये वो यहाँ पर होता है।
रदनक यानी कि ये यहाँ पर हुए, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। कृतंत यानी कि ये आगे के 4 दांत होते हैं, वो काटने के काम आते हैं। किसी चीज़ के टुकड़े करने हैं, सेब वगैरह हम लोग खाते हैं तो इसके आगे के दांत से यानी काटने का काम ये हमारे आगे के कृतंत दांत करते हैं। और उसके बाद ये रदनक है जो कि चीरने फाड़ने गन्ना वन्ना खाते हैं तो उसको उस दांत से खींचते हैं। इसी तरह अग्रचवर्णक कोई भी चीज़ जैसे कड़क चना वगैरह खा रहे हैं तो वो आगे के दांत से जोर से पहले दबाते हैं, फिर इसी तरीके से फिर चवर्णक आता है जिससे हम पूरे चबाने की क्रिया करते हैं। इस तरीके से हमारे हर एक दांतों का अलग अलग कार्य होता है। क्रियाकलाप 2.2 अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने यानी कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेदने और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, काटने के लिए आगे, चीरने फाड़ने के लिए रदनक वाले दांत। चबाने एवं पीसने के लिए कौन सा दांत काम में आता है वो पहचानना है। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लार को स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाते हैं। यहाँ पे दांत के प्रकार एवं उनके कार्य हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। यानी कर्तन एवं दंशन वाले दांत कितने हैं तो उसका यहाँ पे संख्या, निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा, निचले में कितना, ऊपर के जबड़े में कितना, दोनों का योग कितना हुआ वो यहाँ पे लिखना है। इसी तरह चीरने फाड़ने वाले दांतों का संख्या, दोनों का ऊपर नीचे का और उसका जोड़, इस तरीके से ये आपको सारणी तैयार करनी है। क्रियाकलाप 2.3 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबलने चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 या से 5 मिनट तक चबाइए तथा इससे दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नली में 3-4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उसका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस यानी चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। यहाँ पे बताया गया है कि पहले हम चावल को एक ऐसे ही चावल जो उबला हुआ चावल है उसी को डायरेक्ट मसल करके और एक परख नली में डालें और ये दूसरा है दूसरे परख नली में मुंह में चबा करके निकाला हुआ उसको परख नली में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी दोनों में डाल करके हिला करके उसमें आयोडीन की हम विलयन को डालेंगे। आयोडीन की विलयन डालने के 2-3 बूंदें डालें तो उसके बाद जिसमें जो मुंह से चबाए हुए रहेंगे उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, उसका कलर बदल जाता है। ये रंग में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि जब हम चावल को चबाते हैं तो हमारे जो चावल है और हमारा लाला रस यानी लार वाला रस जो है वो मिल करके चावल का जो पानी रस हुआ उसको मंड यानी शर्करा के रूप में बदल देते हैं। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को उत्पन्न करने का भी काम करता है। जीभ जो है वो हमारे बोलने में सहायक तो होता ही है, साथ में भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करता है तथा निगलने में भी सहायक होते हैं। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। 2.6 में दिखाए गए जीभ के
विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखेंगे। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदना यानी अनुभव उनके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। यानी कि हम जीभ के अलग अलग भागों से अलग अलग प्रकार के स्वादों का हमें पता चलता है। जीभ के आगे के भाग से, साइड के भाग से अलग अलग, जैसे एक भाग से मीठा तो किसी से कड़वा, किसी से तीखा, इसका स्वाद का हमें पता चलता है।